हेलो एवरीवन, आई एम अभिषेक एंड यू आर वाचिंग बायोस्कैनर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर से हम बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे और हमने वहां पर बैक्टीरिया का एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए थे। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया। रेस्पिरेशन जो होता है कैसा प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया एनर्जी ऑब्टेन करता है। रेस्पिरेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया की कुछ कैटेगरीज भी बनाई गई हैं जिनको हम आज के वीडियो लेक्चर में ही पढ़ेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। आइए पढ़ते हैं। ओके चिल्ड्रन, चलिए पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के बारे में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन जो होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं, यानी कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी को ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो ऑब्टेन ये करते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स शुगर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको अपने सारे काम करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। इस प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है ये सेम इसी तरह से बैक्टीरिया के अंदर भी चलता है। बैक्टीरिया जो है शुगर मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है। ऑक्सीडाइज करने का मतलब यह है कि शुगर मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन करा दी जाती है ऑक्सीजन के साथ में और इस तरह से वो अपना फूड ऑब्टेन कर लेता है, यानी कि उसको एनर्जी मिल जाती है। जो ये प्रोसेस होता है जिसमें एक बैक्टीरिया ऑक्सीजन की हेल्प से अपने फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है हम उसको बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन की हेल्प से शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करता है उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एरोबिक बैक्टीरिया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी अपने फूड को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उनकी डेथ हो जाती है। इस तरह का जो बैक्टीरिया होता है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती अब शुगर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस बैक्टीरिया को हम बोलते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया। तो इस तरह से ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम बैक्टीरिया की दो कैटेगरीज यहां पर बना सकते हैं। सबसे जो पहले बैक्टीरिया आते हैं वो होते हैं एरोब्स और दूसरे बैक्टीरिया को हम बोल सकते हैं एनारोब्स। एरोब्स हम उन बैक्टीरिया को बोलेंगे जो शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोब्स हम उन बैक्टीरिया को बोलेंगे जो शुगर को ब्रेक डाउन करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये दो बैक्टीरिया हो गए। अब हम देखते हैं एरोबिक बैक्टीरिया कैसे वर्क करता है। एरोबिक जो बैक्टीरिया होता है वो ये आप समझ ही गए हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहता है। अब ये जो ऑक्सीजन होती है इसके पास आती कहां से है ये समझते हैं। जो ऑक्सीजन होती है वो बाहर के एनवायरनमेंट से डिफ्यूज होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू और सेल वॉल के थ्रू, और इस तरह से ये जो ऑक्सीजन है ये इसकी सेल के अंदर चली जाती है। अब इस ऑक्सीजन का ये इस्तेमाल कर लेता है C6H12O6 जो कि शुगर है, शुगर को ऑक्सीडाइज करता है ऑक्सीजन की हेल्प से। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं और इसके एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो 38 ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन 38 ATP मॉलिक्यूल्स का यूज करता है ये अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया जो हो गया ये हो गया एरोबिक बैक्टीरिया। अब हम देखते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया के बारे में। एनारोबिक बैक्टीरिया जो होता है ये ऑक्सीजन के बिना भी रह सकता है। इट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। एनारोबिक यानी बिना ऑक्सीजन के रहने वाला बैक्टीरिया। अब इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि अगर वहां पर ऑक्सीजन होती है तो उनकी डेथ हो जाती है। अब ये अपना रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? इनका जो फूड मटेरियल होता है यानी कि शुगर, इसको ये ब्रेक डाउन करते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं और बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए ही ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं C2H5OH में, यानी कि एथिल एल्कोहल में। जब ये इसको एथिल एल्कोहल में बदलते हैं तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और एनर्जी भी रिलीज होती है। यहाँ पर एनर्जी 2 ATP की फॉर्म में रिलीज होती है। इन 2 ATP मॉलिक्यूल्स का ये यूज कर लेते हैं, इनको यूटिलाइज करते हैं अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो अभी आपने ये देख लिया कि एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया के अंदर थोड़ा सा एनर्जी में डिफरेंसेस है। एरोबिक बैक्टीरिया जो होता है एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और उसका एंड प्रोडक्ट ये होता है कि उसको 38 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। लेकिन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये एनारोबिकली रेस्पायर करता है, बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करता है और इसको सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल्स ही ऑब्टेन होते हैं। तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है, अगर हम एनर्जी को कंपेयर करें, एनर्जी ऑब्टेनिंग प्रोसेस को कंपेयर करें, तो जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और ज़्यादा फास्ट वो एनर्जी ऑब्टेन करता है। वहीं पर जो एनारोबिक बैक्टीरिया होता है क्योंकि इसको कम एनर्जी ऑब्टेन हुई है ये ज़्यादातर डोरमेंट या इनएक्टिव कंडीशंस में रहता है। अब ये जो 2 ATP मॉलिक्यूल्स इसको मिले हैं ये इस वजह से मिले हैं कि जो ग्लूकोज की ज़्यादातर एनर्जी है वो अभी तक C2H5OH की फॉर्म में ही स्टोर्ड है, उसका पूरी तरह से
यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया है। तो ये जो दो बैक्टीरिया हो गए, एरोबिक बैक्टीरिया एंड एनारोबिक बैक्टीरिया, हमने इनको समझ लिया है अच्छे से। अब जो एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया हैं उनकी भी फर्दर कुछ कैटेगरीज बनाई गई हैं जिनको हमें समझना जरूरी है। बैक्टीरिया को रेस्पिरेशन के बेसिस पर ही हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है ऑब्लिगेट एरोब्स, सेकेंड कैटेगरी इज ऑब्लिगेट एनारोब्स, थर्ड कैटेगरी इज फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड फोर्थ वन इज फैकल्टेटिव एरोब्स। अब हमें यह समझना है कि ये जो टर्म्स हैं इनका क्या मतलब है और इन कैटेगरीज में आने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्लिगेट का मतलब आप पहले से ही जानते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी कि ये बिल्कुल पूरी तरह से इस चीज को फॉलो करते हैं। तो ऑब्लिगेट एरोब्स का मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं, यानी एरोबिक कंडीशंस में सरवाइव करते हैं। जैसे कि कोई इंसान है शाकाहारी है तो पक्का शाकाहारी है, वो हर हालत में शाकाहारी फूड ही खाएगा। तो जिस तरह से कोई पक्का शाकाहारी आदमी होता है वो कभी भी मांसाहार नहीं करता है, इसी तरह से ये ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, ये हर कंडीशन में एरोबिक रेस्पिरेशन ही करते हैं। इसके बाद में जो दूसरी कैटेगरी है वो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स, ये हर कंडीशंस में एनारोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि चाहे कुछ हो जाए, चाहे इनको कितनी भी ऑक्सीजन मिल ले, ये बिना ऑक्सीजन के ही अपना रेस्पिरेशन करेंगे। ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट से ये दूर रहते हैं और ऐसे एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं जहां पर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी डेथ हो जाती है। तो ऑब्लिगेट एनारोब्स का मतलब है कि हर हालत में ये बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पिरेशन करेंगे, यानी कि ये पक्के मांसाहारी होते हैं। इन दो एग्जाम्पल्स को मैं इसलिए ले रहा हूं कि आगे के दो ऑप्शंस जो हैं, थर्ड एंड फोर्थ जो कैटेगरीज हैं वो आपके लिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, उनको आसानी से आप समझ सके, इसलिए मैंने ये शाकाहारी और मांसाहारी का एग्जाम्पल लिया है। अगर आपको इनके एग्जाम्पल्स की कोई जरूरत नहीं है, आप बिना इन एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी इन कैटेगरीज को याद रख पाते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, आपको इन एग्जाम्पल्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो थर्ड कैटेगरी पे हम पहुंचते हैं। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो होती है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव का जो यहाँ पर मतलब है पहले आप वो समझ लीजिए। फैकल्टेटिव का मतलब होता है कि मजबूरीवश, यानी ऑप्शनल, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है ये फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं, यानी कि मजबूरी में एनारोब्स हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर ये एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशन करना ही पसंद करते हैं, लेकिन मजबूरी है उनकी, अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो बिना ऑक्सीजन के भी वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है मजबूरीवश मांसाहारी, नहीं तो शाकाहारी, यानी कि ये शाकाहारी हैं लेकिन मजबूरी है इनकी, इनको शाकाहार नहीं मिल रहा है तो अब ये मांसाहार करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप अमेरिका की ट्रिप पर जाएं और आपको वहां पर वेजिटेरियन फूड ना मिले और आपको जोर की भूख लग जाए तो आप थोड़ा बहुत नॉनवेज खा लेते हैं। तो इसी तरह से फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। यहाँ पर आपको इसको याद रखने के लिए फैकल्टेटिव टर्म को हिंदी में याद रखना है। फैकल्टेटिव का मतलब है यहाँ पर ऑप्शनल या मजबूरीवश, एनारोब्स मींस एनारोबिक, यानी कि मजबूरीवश एनारोबिक हो गए हैं, नहीं तो ये एरोबिक ही थे। यानी कि ये जो हैं जब इनके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ये बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रीफर करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस को। फोर्थ जो कैटेगरी होती है वो होती है फैकल्टेटिव एरोब्स। यहां पर आप समझ रहे हैं फैकल्टेटिव का वही मतलब है ऑप्शनल या मजबूरीवश, एरोब्स मींस एरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये मजबूरी में ही एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे, अदरवाइज इनको पसंद है एनारोबिक एनवायरनमेंट, यानी कि एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही ये रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन भी है तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये मजबूरीवश शाकाहारी है, नहीं तो ये मांसाहारी ही होते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हमने बैक्टीरिया की एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बेसिस पर समझ ली है। अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से इनको समझेंगे और एक एक कैटेगरीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी हमने पढ़ी थी वो थी स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एरोब्स। स्ट्रिक्ट और ऑब्लिगेट एरोब्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है रहने के लिए, और इनका जो सेल्स होते हैं उसके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए जितने भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है सुडोमोनास। सुडोमोनास जो बैक्टीरिया होता है ये एक एरोबिक बैक्टीरिया होता है। ये कुछ डिजीजेस भी हमारी बॉडी में कर सकता है। ये अपने चारों तरफ कैप्सूल की प्रिपरेशन करता है और कैप्सूल की प्रिपरेशन की वजह से इसके चारों तरफ एक फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिसको बायोफिल्म कहते हैं। बायोफिल्म की हेल्प से ये जो WBC फेगोसाइट करती हैं फॉरेन सब्सटेंसेस को, उनसे ये बच जाता है। इस वजह से कभी कभी हमारे अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करता है। तो जो सुडोमोनास बैक्टीरिया होता है ये एक स्ट्रिक्ट एरोबिक बैक्टीरिया होता है। इसके अलावा कुछ एरोबिक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको हम माइक्रो एरोफाइल्स कहते हैं। माइक्रो का मीन्स होता है कम, एरोफाइल्स का मतलब इनको
एयर तो चाहिए लेकिन कम एयर चाहिए, यानी कि ये एरोबिक बैक्टीरिया ही होते हैं, लेकिन नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशंस से जब कम ऑक्सीजन इनको मिलते हैं तभी अच्छे से सरवाइव कर पाते हैं। नॉर्मल जो ऑक्सीजन लेवल होता है एनवायरमेंट के अंदर वो 21 से 20% तक होता है, यानी कि 20% से 21% तक हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन होती है। अगर इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट इनको मिल रहा है तो वहाँ पर ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर इससे कम एनवायरनमेंट, इससे कम ऑक्सीजन है, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस अगर एनवायरनमेंट में या जिस जगह पर 2 to 10% है, वहाँ पर माइक्रो एरोफाइल्स बड़ी आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। यहाँ पर आप 2 टेस्ट ट्यूब्स देख रहे हैं। ये जो टेस्ट ट्यूब है इसमें आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाली सरफेस है ये जो एनवायरनमेंट है उसके नज़दीक है, और यहाँ पर नीचे जैसे ही आप ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे यहाँ पर ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जो बैक्टीरिया है जो यहाँ पर कलेक्टेड है बहुत सारे एक साथ इकट्ठे होकर, यहाँ पर इनकी ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये एरोबिक बैक्टीरिया है क्योंकि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। ये सारे के सारे बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी हमने एरोबिक बैक्टीरिया की अभी पढ़ी वो होती है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं, लेकिन इनको 20% ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इससे थोड़ी सी कम चाहिए, इसलिए ये थोड़ा सा नीचे की सरफेस पर यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। तो इन 2 टेस्ट ट्यूब्स की हेल्प से आप ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर ये समझ सकते हैं कि ये जो दो टाइप के एरोबिक बैक्टीरिया हैं ये किस तरह से ऑक्सीजन को अपने अकॉर्डिंग ऑब्टेन करते हैं, और जिस अमाउंट में इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसी टाइप के एनवायरनमेंट में ये रहते हैं। इन टेस्ट ट्यूब में सबसे ऊपर की तरफ जो है ऑक्सीजन की ज्यादा अमाउंट है, और जैसे हम टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ पहुंचते हैं वहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट कम होती जाती है। तो ये पहली कैटेगरी हो गई ऑब्लिगेट एरोब्स की। सेकंड जो कैटेगरी होती है वो होती है ऑब्लिगेट और स्ट्रिक्ट एनारोब्स की। इसके अंदर आने वाले जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो एनारोब्स होते हैं, और ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, यानी कि इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। अगर इनको ऑक्सीजन वाले एनवायरनमेंट में रख दिया जाए तो इनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी की अमाउंट जो होती है वो कम मिलती है, कम एनर्जी मिलती है, इसलिए इनका जो ग्रोथ रेट होता है और रेस्पिरेशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। रेस्पिरेशन स्लो होगा तो धीरे धीरे ही ये ग्रो करेंगे, यानी ग्रोथ रेट भी इनका कम होता है, ये डोरमेंट से पड़े रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक। अब ये जो होते हैं इनको कम अमाउंट में एनर्जी मिलती है। इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो होते हैं क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम के 2 टाइप्स हैं यहाँ पर, क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनिज्म एंड क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने सबसे ऊपर बताया था कि यहाँ पे और ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, और जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऑक्सीजन की अमाउंट घटती जाती है। अब जो ये बैक्टीरिया है ये सबसे नीचे वाली लेयर पर ग्रो कर रहा है, सबसे बिल्कुल जो तली है एक टेस्ट ट्यूब की उसमें ये ग्रो कर रहा है, क्योंकि सबसे यहाँ पर कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्योंकि इसको ऑक्सीजन अच्छी नहीं लगती है, बिना ऑक्सीजन के ही ये जीना पसंद करता है। तो जो ऑब्लिगेट एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सबसे नीचे के लेवल पर, सबसे तली वाले पोर्शन पर इस टेस्ट ट्यूब के ग्रो कर रहे हैं। तो ये 2 कैटेगरीज हो गई हमारी। अब हम पढ़ते हैं तीसरी कैटेगरी के बारे में। थर्ड कैटेगरी जो होती है बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ रेस्पिरेशन वो होती है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव का मतलब हमने अभी समझ लिया, यानी कि मजबूरी बस ये एनारोब्स हैं, यानी कि ये एनारोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही मजबूरी जब इनकी है तब ये एनारोबिक कंडीशंस को सर्वाइव कर लेंगे, अदरवाइज दे आर एरोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर भी यही बताया गया कि दे ग्रो बेटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात आपको याद रखनी है, जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वो अच्छे से सर्वाइव करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन अगर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो ये एनारोबिक कंडीशंस में भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। और इस तरह से ये जो रेस्पिरेशन है ये करने के लिए इनके पास जो एंजाइम्स होते हैं वो एक कम्प्लेक्स सेट ऑफ एंजाइम्स इनके पास होते हैं, यानी कि इनके पास हर तरह के एंजाइम्स होते हैं जिनकी हेल्प से ये एनारोबिक कंडीशंस और एरोबिक कंडीशंस दोनों में सर्वाइव करते हैं। एरोबिक कंडीशंस इनको ज्यादा पसंद है, लेकिन एनारोबिक कंडीशंस में भी ये रह लेते हैं। इसके एग्जाम्पल है इकोलाई एंड स्टेफाइलोकोकस। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, इकोलाई हो गया, स्टेफाइलोकोकस हो गया, और बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारी इंटेस्टाइन में रहते हैं, हमारी इंटेस्टाइन में अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन करते हैं, फूड पॉइजनिंग करते हैं, डायरिया, लूज मोशन वगैरह करते हैं। ज्यादातर जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया होते हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में भी आप देखेंगे यहाँ पर जो फैकल्टेटिव एनारोब्स हैं वे ज्यादातर बैक्टीरिया जो है एरोबिक कंडीशंस में, यानी कि टेस्ट ट्यूब में बिल्कुल ऊपर जहां पर ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा है यहाँ पर बड़े आराम से अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं में से कुछ बैक्टीरिया नीचे के लेवल्स पर भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। यहाँ पर इनकी डेथ नहीं हो रही है क्योंकि ये एनारोबिक कंडीशंस को भी
झेल सकते हैं। तो ये हो गए फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट एंड फोर्थ कैटेगरी पर, वो है फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी कि मजबूरीवश एरोबिक हैं, अदरवाइज इनको एनारोबिक कंडीशंस पसंद है। ये एरोबिकली सर्वाइव कर सकते हैं लेकिन ये अच्छे से ग्रो करेंगे एनारोबिक कंडीशंस में। कुछ जो एडवांस बुक्स हैं, जो अच्छी बुक्स हैं, उनमें फैकल्टेटिव एरोब्स को एरो टॉलरेंट एनारोब्स भी कहा जाता है, यानी कि ये ऐसे एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स या ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि हमने एक एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे पढ़े थे जो थे ऑब्लिगेट एनारोब्स, यानी कि बिल्कुल उनको ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जरा सी भी ऑक्सीजन उनसे बर्दाश्त नहीं होगी, लेकिन ये उनकी तरह से नहीं है, थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को ये बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है एंट्रोकोकस फैसिलिस, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। ये जितने भी बैक्टीरिया यहाँ पर लिखे हुए ये सारे के सारे एरोटॉलरेंट एनारोबिक बैक्टीरिया हैं या फिर फैकल्टेटिव एरोब्स हैं। दोनों में से जोन से नाम आपको याद करना इजी हो आप उसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पर इस टेस्ट ट्यूब में आप बैक्टीरिया की ग्रोथ को देखें तो ये जो बैक्टीरिया ये पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब में बड़ी आसानी से हर जगह ग्रो कर रहे हैं, यानी कि ये जो है कैपेबल है एरोबिकली रेस्पिरेशन करने के लिए, लेकिन इनको एनारोबिक कंडीशंस ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हो गई हमारी बैक्टीरिया की रेस्पिरेशन के बेसिस पर। अब हम आज के वीडियो लेक्चर को समराइज करते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर में अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज जिनको हमने बनाया बैक्टीरिया के अंदर रेस्पिरेशन के बेसिस पर। सबसे पहली जो कैटेगरी थी वो हमने बनाई थी ऑब्लिगेट एरोब्स। ऑब्लिगेट एरोब्स में हमने पढ़ा ऐसे बैक्टीरिया के बारे में जो बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही सर्वाइव करते हैं। ऑब्लिगेट एरोब्स को हमने शो किया इस टेस्ट ट्यूब की हेल्प से। यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब की ऊपर वाला लेवल है यहाँ पर ऑक्सीजन की अमाउंट सबसे ज्यादा है और ये बैक्टीरिया यहाँ पर ही ग्रो कर रहे हैं। नीचे की तरफ जब ऑक्सीजन की अमाउंट घटती जाती है यहाँ पर ये ग्रो नहीं कर रहे हैं। दूसरी जो कैटेगरी हमने पढ़ी वो थी ऑब्लिगेट एनारोब्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये पूरी तरह से स्ट्रिक्ट एनारोबिक एनवायरनमेंट में ही सर्वाइव करते हैं। इस इमेज में जो ये है यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं, ये बिल्कुल नीचे के लेवल पर जहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो गई है वहां पर ये रहते हैं। फिर हमने पढ़ा फैकल्टेटिव एनारोब्स, यानी कि ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक कंडीशंस में मजबूरी वश ही रहेंगे, अदरवाइज ये एरोबिक होते हैं। तो फैकल्टेटिव एनारोब्स ये मोस्टली दे आर एरोबिक, इसलिए ये ज्यादातर बैक्टीरिया एरोबिक एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, लेकिन मजबूरी इनकी है अगर इनको एरोबिक एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है तब ये जाकर के एनारोबिक कंडीशंस में यहाँ पर नीचे की तरफ ग्रो करते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है वो है फैकल्टेटिव एरोब्स। ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एरोबिक कंडीशंस में मजबूरी में ही ग्रो करेंगे, अदरवाइज इनको एनारोबिक कंडीशंस ही पसंद होती है। एनारोबिक कंडीशंस इनको पसंद तो हैं लेकिन एनारोबिक कंडीशंस में इनकी डेथ नहीं होती है। तो ये हो गया फैकल्टेटिव एरोब्स। फैकल्टेटिव एरोब्स को हम देख रहे हैं इस इमेज में, इनको एरोटॉलरेंट एनारोब्स भी कहते हैं। एक और कैटेगरी हमने पढ़ी थी ऑब्लिगेट एरोब्स के अंदर जिसको कहा जाता है माइक्रो एरोफाइल्स। माइक्रो एरोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं उनको जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो 20% से कम होती है, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर 20% से कम ऑक्सीजन होगी वहां पर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने बैक्टीरिया की 4 कैटेगरीज को पढ़ लिया है जो हमने बनाई है बैक्टीरिया के रेस्पिरेशन के बेसिस पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो लेक्चर्स में जो जो चीजें आपने समझी और जो जो रेस्पिरेशन के बेसिस पर बैक्टीरिया की टाइप्स आपने पढ़ी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर पूछिएगा। तो अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।